Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video, we are going to discuss the sonnet 18 written by William Shakespeare. But इससे पहले कि मैं ये पोएम समझाना शुरू करूं, ये एसेंशियल है कि आप ये देख लें कि आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि नहीं that what a sonnet is and what are its different types. तो ये ज़रूर जान लें और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. सिर्फ यही नहीं, क्या आप ये जानते हैं कि मीटर क्या होता है इंग्लिश में, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, एंड व्हाट आर आर्केइक वर्ड्स लाइक दी, दाऊ, आर्ट, इस तरह के कुछ आर्केइक ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स होते हैं. इनका मीनिंग आप जानते हो कि नहीं जानते हो? और अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने अपने इस सभी पे वीडियोस बनाया है, नीचे लिंक दिया है, तो आप प्लीज़ पहले वो देख लीजिए. तो ये पोएम समझने में आपको और भी ज़्यादा सुविधा होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोनेट 18 है और विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिनमें से ज़्यादातर उनके किसी फ्रेंड को एड्रेस्ड है कुछ, और कुछ उनकी मिस्ट्रेस या फिर डार्क लेडी भी कहते हैं उनको, उनके नाम पर ऐसा कहते हैं कि वो उनको भी एड्रेस किया गया है. पर जो सबसे फेमस, सबसे पावरफुल उनके सोनेट्स हैं, दे आर इम्पर्सनल प्रोनाउंसमेंट्स. मीन्स हम ये नहीं कह सकते दैट दे रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट दे आर लाइक ऑल टाइम सोनेट्स है. मतलब हर टाइम हर लोग उसको खुद से एसोसिएट करके उनको पढ़ सकता. कुछ ऐसे भी सोनेट्स हैं. ये जो सोनेट है जो आपको अभी पढ़ना है आपके कोर्स में, दैट इज सोनेट 18. तो ऐसे कुछ और भी सोनेट्स है, सोनेट 18, सोनेट 55, सोनेट 65. तो ये सारे सोनेट्स के थ्रू विलियम शेक्सपियर ने पोएट्री के इमॉर्टैलिटी को शो करने की कोशिश की है, पोएट्री के आर्ट फॉर्म के इमॉर्टैलिटी को शो करने की कोशिश की, और इसलिए इन्हें इमॉर्टलाइजेशन पोएम्स भी कह सकते हैं हम. इससे पहले कि पोएम शुरू करें, ये जानना ज़रूरी है कि सोनेट के आखिर क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक सोनेट 14 लाइन्स का होता है. तो आप देख सकते हैं कि ये जो सोनेट 18 है ये भी 14 लाइन्स का है. फिर एक सोनेट जो होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर में हमेशा लिखा होता है. तो आप देख सकते हैं कि ये भी आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा गया एक पोएम है. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसका एक इलाबोरेट राइम स्कीम होता है. तो ऑफ कोर्स इसका भी है. अब इसके बाद ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हर एक सोनेट में होते हैं, कोई भी वैरायटी हो सोनेट का. लेकिन चूंकि ये शेक्सपियरियन सोनेट है तो इस वैरायटी का कुछ अपना अलग से इसके अलावा कुछ और फीचर्स होता है. जैसा कि पहला कि इसका राइम स्कीम होता है AB CD CD EF GG. सेकेंड चीज़ है कि इसको 14 लाइन्स तो हैं ही इसमें, पर वो 14 लाइन्स किस तरह से डिवाइडेड होते हैं. तो ये 14 लाइन्स 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट में बटे होते हैं. और एक शेक्सपियरियन पोएम में जो सोनेट में जो 3 क्वार्टरेंस होते हैं उसके थ्रू पोएम कम्प्लीटली उसका जो मैसेज है वो एक्सप्रेस्ड होता है, और फाइनली कपलेट में वो सेंस समड अप होता है, वो सेंस कॉन्क्लूडेड होता है. अब क्वार्टरेन क्या है? तो क्वार्टरेन एक 4 लाइन का स्टैंजा है जिसके ऑल्टरनेट राइम्स होते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेक्सपियरियन सोनेट के जो राइम स्कीम होती है वो फर्स्ट पैराग्राफ की होती है AB. तो आप देख रहे हैं कि A जो है वो फर्स्ट और थर्ड लाइन में है और B जो है वो सेकंड और फोर्थ लाइन में है. दैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड लाइन का राइम सेम है और सेकंड और फोर्थ लाइन का. तो क्लियर कट है कि ऑल्टरनेट राइम्स यहाँ पर हो रही है. तो 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक फाइनल कपलेट होता है. अब इससे पहले कि ये पोएम मैं आपको समझाना शुरू करूँ, कुछ वर्ड्स के मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट. तो जो फर्स्ट वर्ड है जिसका मीनिंग मैं आपको बतलाऊँगी दैट इज़ लीज. सो व्हाट इज़ लीज? तो जब कोई ओनर एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि कोई ज़मीन का मालिक या किसी प्रॉपर्टी का मालिक किसी दूसरे को वो चीज़ पट्टे पर देता है, पट्टा उसका ठीक हिंदी वर्ड है, कुछ समय के लिए उसको देता है यूज़ करने के लिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लीज कहते हैं. और जो आदमी उस चीज़ को, लैंड या प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए लेता है, उस आदमी को हम टीनेंट बोलते हैं. तो ये वर्ड्स का इम्पॉर्टेंट था. फिर जो वर्ड मीनिंग आपको जानना है वो है ब्रैग. ब्रैग मीन्स होता है डींग हाँकना, मतलब एक्सेस बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ है नहीं पर उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलना. फेंकना, हम लोग लोकल भाषा में उसको फेंकना बोलते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रैग. नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि इस पोएम में यूज़ हुए हैं. तो फर्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो है थर्ड लाइन में, एंड दैट इज़ इमेजरी.
डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। तो बर्ड, डार्लिंग बर्ड मतलब लवली बर्ड, बहुत ही खूबसूरत सा कली, फूल की जो कलियां होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इमेजरी यूज हुआ, क्योंकि जब हम डार्लिंग बर्ड सुनते हैं तो जो डार्लिंग वर्ड है उससे ही हमको बहुत एक लवली सुंदर एक कली की कल्पना, इमेजिनेशन होने लगता है, और इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि इमेजरी यूज हुआ है। सेकंड जो है वो फोर्थ लाइन में, फर्स्ट क्वार्टरेन के फोर्थ लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, जहाँ समर को कहा गया है कि जैसे वो कोई टीनेंट हो, समर को पर्सोनिफाई किया गया है एज इफ वो टीनेंट हो जिसको टाइम ने, वक्त ने लीज पर बहुत कम समय दिया है। नाउ सेकेंड पैराग्राफ में फिर से पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, जहाँ पर सन को पर्सोनिफाई किया गया है एज इफ सन के हॉट आईज हैं और उसका गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है। कॉम्प्लेक्शन कहते हैं द कलर ऑफ द स्किन, तो यूजुअली सन कैसा सुनहरा रंग का होता है, तो इसलिए वो कह रहा है कि उसका गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है और हॉट आईज है, तो यहाँ पे सन को पर्सोनिफाई किया गया है। एंड देन थर्ड पैराग्राफ में फिर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ, जहाँ पर डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है एज इफ डेथ जो है वो कोई इंसान हो जो कि बहुत डींग हाँकता हो, जो बहुत ब्रैगिंग करता हो, BRAG, ब्रैग। Now let's get started with the description of the poem. The first quatrain is, shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. जो पोएट हैं वो यहाँ पे एक पोएट और एक फ्रेंड दोनों का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी अपने फ्रेंड को, करीबी को, ये उसको उसकी तुलना कर रहे हैं समर से। यूजुअली क्या होता है एलिजाबेथन इंग्लिश में डे का सेंस सीजन से होता है, तो यहाँ पे समर डे मतलब समर के सीजन की बात हो रही है। तो वो अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि क्या मैं आपको कंपेयर करूं, क्या दी मीन्स यू, तो कैन आई कंपेयर, क्या मैं तुमको कंपेयर करूं विद द समर्स डे, एक गर्मी के सीजन से क्या मैं कंपेयर करूं। दाउ आर मोर लवली, लेकिन तुम जो, अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो तुम उस गर्मी से बहुत ज़्यादा प्यारी और टेम्परेट हो। एक्चुअली क्या है कि इंग्लैंड में ऐसे सीज़न ठंड ज़्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत कम पड़ती है, तो वहाँ के लोगों को गर्मी का सीज़न जो है, समर सीज़न बहुत पसंद है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं उससे कंपेयर करूँ, पर तुम ज़्यादा प्यारी हो और टेम्परेट मतलब जो मॉडरेट हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो तुम समर से भी ज़्यादा मॉडरेट हो। मतलब वो कह रहे हैं सेकेंड लाइन में कि अगर कंपेयर करने जाएं तो तुम जो हो वो समर से ज़्यादा अच्छी हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, मतलब कि उस गर्मी के सीज़न में बहुत रफ विंड्स ब्लो करते हैं। और यहाँ पे देखिए परफेक्टली उन्होंने वर्ड यूज़ किया है डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। मई के शुरुआत में ही थोड़ी सी गर्मी शुरू होती है, लगभग उस स्प्रिंग टाइप के, जैसे हमारे यहाँ स्प्रिंग सीज़न होता है, लगभग उस तरह की सीज़न होती, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडक। तो इस वजह से, और उस टाइम बहुत, इसलिए बर्ड भी क्या है, शुरुआत है, एक फ्लावर के शुरुआत का फेज़ है, उसी तरह से मई में वो शुरुआत का फेज़ है गर्मी का, तो दोनों को उन्होंने बहुत ढंग से प्रॉपरली यूज़ किया है। और चूँकि वो स्प्रिंग टाइप का सीज़न है तो उस वक्त काफ़ी सारे फूल की कली जो होती है, बर्ड जो होती है वो ब्लॉसम करती है, तो इसलिए बहुत परफेक्टली उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है कि उस वक्त जो मई के सीज़न में हल्की हल्की गर्मी पड़ती है, बहुत अच्छी लगती है उस वक्त, लेकिन साथ साथ उस गर्मी के साथ साथ कुछ रफ विंड भी ब्लो करते हैं जो कि उस कली को हिला देती है। एंड समर्स लीज हैक्ड ऑल टू शॉर्ट अ डे, और जो गर्मी है, समर है, उसको लीज पे बहुत कम वक्त मिला है, उसका डेट मतलब उसका वक्त जो है, उसका जो टाइम मिला है वो बहुत कम है, गर्मी बहुत छोटी होती है। लेकिन वो एक्चुअली अपने फ्रेंड से ये कहना चाह रहे हैं कि तुम ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि गर्मी जो है उसमें रफ विंड्स भी ब्लो करते हैं और वो बहुत कम समय के लिए आता है, पर जो तुम्हारा यूथ है, तुम्हारी जो ब्यूटी है, तुम्हारी जो सुंदरता है, वो ज़्यादा समय के लिए है, वो उतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। नो सेकेंड पैराग्राफ में वो सन का जिक्र करते हुए कहते हैं, समटाइम्स द हॉट आई ऑफ द सन शाइन्स, कभी कभी वो गर्मी का समय है तो कभी कभी जो हॉट आई ऑफ द सन मतलब क्या है कि भाई धूप जो है वो बहुत गर्म हो जाता है और बहुत ब्राइट उस वक्त, मतलब फॉरेन में, इंग्लैंड वगैरह में उतनी गर्मी तो नहीं पड़ती, लेकिन हाँ कभी कभी
वो सूरज जो है वो बहुत चमकीला, बहुत ब्राइट हो जाता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, मतलब जब वो बहुत ब्राइट है तो हम कहेंगे वो बहुत सुनहरा एक रंग का है। लेकिन कभी मान लीजिए अगर उस सूरज के ऊपर से बादल आ जाए तो उसकी जो ब्राइटनेस, उसका जो चमक है वो कम पड़ जाता है। एंड एवरी फेयर एंड फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस। फेयर का यहाँ सेंस है ब्राइटनेस से, कि कोई चीज़ कितनी भी ब्राइट, कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, पर वो डिक्लाइन करती ही है, वो कम होती ही है। बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या तो वो किसी इत्तेफाक से वो चीज़, उसका सुंदरता, कोई चीज़ का ब्राइटनेस, ब्यूटी इत्तेफाक बाई चांस कम हो जाए, या फिर नेचर का जो कोर्स है, पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरता है और चीज़ें बदलती हैं, तो उस तरह से ब्यूटी भी एक समय में ख़त्म हो सकती है। नेचर्स कोर्स अनट्रिम्ड मतलब कि अगर आप नेचर के कोर्स को, यू आर कीपिंग इट अनचेक्ड। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी का यूथ जब होता है तो वो बहुत सुंदर दिखता है, पर एज पे भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आते हैं, तो अगर बहुत अच्छे से मेकअप कर लिया जाए तो एज होने पे भी शायद वो खूबसूरती को कुछ हद तक थोड़ा एक्सटेंड किया जा सकता है। तो नेचर को अगर अनट्रिम्ड रखा जाए तो हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज़, आफ्टर ऑल मेकअप भी कुछ हद तक ही होता है, लेकिन कोई भी यूथ हो, ब्यूटी हो, ब्राइटनेस हो, वो कभी ना कभी ख़त्म होती ही है। नाउ थर्ड क्वाट्रेन में क्या है? बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। अब वो अपने बिलवड, अपने फ्रेंड से ये कह रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारा समर है, यहाँ पर क्या वो समर को डील कर रहे हैं ब्यूटी, यूथ, उस फ्रेंड, उस बिलवड की ब्यूटी से, उसके यूथ से, कि तुम्हारी जो ब्यूटी है, तुम्हारी जो यूथ है, वो कभी भी फेड नहीं करेगी। नॉर लूज पोजेशन ऑफ देयर फेयर दाउ ओस्ट। यहाँ ओस्ट का सेंस है जो फेयरनेस, जो ब्राइटनेस तुम ओन करते हो, जो ब्राइटनेस तुम्हारे पास है, तुम वो फेयरनेस, वो ब्राइटनेस कभी भी लूज़ नहीं करोगे। मतलब जो यूथ की ब्यूटी है वो तुम कभी भी लूज़ नहीं करोगे। नॉर शेल डेथ ब्रैग दाउ वंडर्स इन हिज शेड व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोस। अब क्या है कि जो वो कह रहे पोएट कि डेथ कितना भी ये दिखला ले, कितना भी फेंक ले, डींग हाँक ले, कि तुम जो हो वो उसकी परछाई में चल रहे हो, तुम जो इधर उधर चल रहे हो, वॉन्डर कर रहे हो, वो मौत के हर वक्त मौत का साया तुम्हारे ऊपर है, तुम कभी भी मर सकते हो। ये डेथ कितना भी ये बात की डींग हाँक ले, लेकिन वक्त इटर्नल जो लाइन्स है, मतलब ये जो पोएम के लाइन्स हैं, जो ये सोनेट है, ये जो वर्ड्स है, इसमें तुम हमेशा वक्त के साथ और ग्रो ही करते जाओगे। सब चीज़ें, हर चीज़ भले ही मर जाए, लेकिन ये जो पोएम है ये इमॉर्टल रहेगा, ये अमर रहेगा। और इसमें चूंकि तुम्हारा जिक्र हुआ है, तुम्हारी खूबसूरती का जिक्र हुआ है, इसीलिए तुम भी इस पोएम के थ्रू हर वक्त अमर रहोगे। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा यूथ कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो आप देखिए, एक वक्त, एक समय वो शुरू से कंपेयर कर रहे हैं कि हर चीज़ एक बार ख़त्म होगी, पर ये जो 12th लाइन है, इसके बाद कपलेट था जहाँ पर एक टर्निंग शुरू होता है सोनेट में। कपलेट में एक जो पूरा पोएम में हम पढ़ते हैं 12 लाइन्स में, 13-14 लाइन में उसमें कुछ एक ट्विस्ट, एक टर्न हो जाता है। तो इसमें जो 12th लाइन है वहीं पर से टर्न शुरू हो रहा है। इटर्नल वर्ड का वो जिक्र कर रहे हैं, मीन्स समथिंग दैट नेवर एंड्स, जो कभी ख़त्म न हो। तो ये जो पोएट, ये जो लाइन्स है जो पोएट ने लिखे हैं, ये कभी अंत नहीं होगा। और जो समय है जो इटर्नल है, जो कभी नहीं रुकता, उसके साथ साथ ये जो राइटर के फ्रेंड हैं, पोएट, सॉरी नॉट राइटर, पोएट के जो फ्रेंड हैं, वो भी इस पोएम के साथ, वक्त के साथ इटर्नल हो जाएंगे। नाउ फाइनली कपलेट में पोएट ये कहते हैं, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। कि जब तक इंसान, एक आदमी सांस ले सकता है, जब तक उसकी आंखें देख सकती हैं, तब तक ये पोएम रहेगा, ये सोनेट रहेगा, और तब तक ये सोनेट तुमको भी जिंदा रखेगा, तुमको भी जिंदगी देगा। तो दाऊदी कुछ वर्ड्स है जिसका मीनिंग अगर आपको जानना हो, नहीं पता हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आर्केइक वर्ड्स करके एक लिंक दिया है, वहाँ पर आप देख लीजिए, आपको सारे मीनिंग्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अब आप समझ गए कि पोएम के लाइन बाय लाइन क्या डिस्क्रिप्शन है, राइम स्कीम क्या है। अब समझते हैं कि पोएट एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं।
तो पोएट भले ही ये कोशिश कर रहे हों समर को और उस अपने फ्रेंड को कंपेयर करने की, लेकिन एक्चुअली वो कहना चाह रहे हैं कि एक तरह से देखा जाए तो हर कुछ एंड करता है। जैसे समर है, समर सीज़न है, तो उसका बहुत शॉर्ट लाइफ होता है। इंग्लैंड वगैरह में बहुत कम दिन के लिए गर्मी का सीज़न आता है, तो भले ही वो कम समय के लिए वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर इटर्नली देखा जाए तो वो फिर से आता है। एक साल में एक बार समर आया, उसका सीज़न आया, ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से अगले साल में फिर वो आएगा। तो अगर समय का पूरा चक्र, पूरी साइकिल देखें तो हर चीज़ इमॉर्टल होती है, हर चीज़ इटर्नल होती है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना हो। हम लोग भी जीते हैं, मरते हैं, लेकिन फिर हमारा लाइफ शुरू होता है। तो हर चीज़ अगर एक साइकिल के थ्रू, एक बड़े से साइकिल के थ्रू देखा जाए तो कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, वो इटर्नल होती है। लेकिन हाँ, अगर हम छोटे से एक स्पैन में देखें तो भले ही हमको लगे कि वो चीज़ ख़त्म हो रही है, पर ऐसा नहीं होता है। चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई लाइफ हो, या फिर कोई सीज़न हो, हर चीज़ इमॉर्टल है, इटर्नल है, अगर हम एक अलग एंगल से, एक अलग जगह से देखें। और इस तरह से पोएट अपने फ्रेंड की इमॉर्टैलिटी को, उसके यूथ को, उसके ब्यूटी को अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने पोएटिक लाइंस के थ्रू इमॉर्टल कर देते हैं, अमर बना देते हैं। सो गाइज, होप आपको ये पोएम, इसके फिगर ऑफ स्पीच सब कुछ अच्छे से समझ में आ गए हों। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। See you in the next video. Till then, keep smiling, have wonderful days, and before you sign off, don't forget to hit the like button, share this video with your friends, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।